स्वागत है आपका इंडिया की बात में। मैं अभिसार शर्मा और मेरे साथ हैं भाषा और प्रज्ञा। और आज जो तीन मुद्दे मैं आपके सामने लेकर आया हूं वो कुछ इस तरह से हैं। मुद्दा नंबर 1, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी, अगला नंबर किसका? मुद्दा नंबर 2, नीतीश कुमार एक बार फिर पलट गए, इसका क्या असर होगा बिहार की राजनीति पर? और मुद्दा नंबर 3, उत्तर प्रदेश पश्चिम बंगाल में तनाव कांग्रेस और उसके घटक दलों के बीच, इंडिया गठबंधन में एक बार फिर संकट दिखाई दे रहा है। मगर शुरुआत हम करना चाहेंगे सबसे बड़ी खबर के साथ। हेमंत सोरेन जिन्हें ईडी ने गिरफ्तार कर लिया गया है, मगर जाते जाते उन्होंने चंपा सोरेन को जो है मुख्यमंत्री बना दिया। याद कीजिए, उससे ठीक एक दिन पहले तेजस्वी यादव और उससे भी एक दिन पहले उनके पिता लालू यादव जो हैं वो ईडी के सामने हाजिर होते हैं। मोदी सरकार क्या चाहती है कि 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले पूरा जो विपक्ष है वो जेल में डाल दिया जाए। क्या है इस मुद्दे का पंच? शुरुआत करेंगी भाषा। अभिसार, एक बात बिल्कुल साफ है कि यही है मोदी राज, यही है संगोल राज और यही है लोकतंत्र का चीरहरण, जिसका जिक्र मोदी जी खुद पार्लियामेंट के बाहर कर रहे हैं। और वो दरअसल इस पूरे इलाके को, खासतौर से उत्तर भारत को, विपक्ष विहीन बनाना चाहते हैं ताकि कोई ना रहे। जो भी चुनौती दे रहा है वही भ्रष्ट है। 2014 से लेकर 2024 आ गया अभिसार, एक भी उनका नेता, एक भी उनका मुख्यमंत्री आज तक ईडी के घेरे में नहीं आया। ऐसा कैसा हो गया मोदी जी कि विपक्ष ही सिर्फ करप्ट है और आपके यहां बस रामराज है? अभिसार, क्या है इस पे आपका पंच? इस मुद्दे पर मेरा पंच यह है कि लोगों के जहन में सवाल है कि भाजपा खुलेआम दबंगई से सब क्यों कर पाती है, और उसकी वजह साफ है। अदालतों की चुप्पी, राजनेताओं का बुनियादी लालच, जांच एजेंसीज की लाचारी, इन तमाम चीजों के चलते भाजपा प्रचार तंत्र के जरिए अपनी बात कह पाती है और उसे कटघरे में रखने वाला कोई नहीं है। इसीलिए यह सब हो रहा है। प्रज्ञा, क्या है इस मुद्दे का पंच? अभिसार, अभी तो संशय ऐसा है कि भाजपा कहीं करप्शन से लड़ते लड़ते लोकतंत्र से ही तो नहीं लड़ने लगी है। वो करप्शन के मुद्दे को उठा रही है बार बार, पर क्या करप्शन पे असल में अंकुश है? तो भाषा, क्या लगता है अगला नंबर यहां पर केजरीवाल का दिखाई दे रहा है? क्योंकि उन्हें 5वां समन जो है अब आ गया है। उनकी पार्टी के लगभग तमाम नेता जो हैं वो जेल में हैं, चाहे संजय सिंह हो, चाहे मनीष सिसोदिया हो, सत्येंद्र जैन हो। तो क्या अब अगला नंबर जो है केजरीवाल का होने वाला है, या आपको लगता है हमें टॉस करना चाहिए केजरीवाल, तेजस्वी या राहुल गांधी? राहुल गांधी। देखिए, एक बात बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है कि जिस तेजी से चक्कर चल रहा है, अगर आप देखिए 22 जनवरी को अयोध्या का पूरा भव्य दिव्य प्रोग्राम होता है, उसके 2 दिन बाद नीतीश ऑपरेशन होता है, और उसके बाद आप देखिए तुरंत तेजस्वी निशाने पर आते हैं और सारी चीजें घूमने लगती हैं। मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल पहले नंबर पर निशाने पर हैं, क्योंकि उनको दिल्ली बहुत खटक रही है। और दिल्ली में जिस तरह का उन्होंने माहौल बना दिया है कि सारे लोग तकरीबन मान के चल रहे हैं, एक माइंडसेट तय हो गया है कि अगला नंबर केजरीवाल का है। और उसके बाद तेजस्वी, हम सब जानते हैं कि तेजस्वी को हटाए बिना उनका बिहार का ऑपरेशन पूरा नहीं होगा, क्योंकि ग्राउंड पे बहुत तेजी से लोकप्रिय हुए हैं तेजस्वी। तो उत्तर भारत को उन्होंने तकरीबन विपक्ष विहीन बनाने की तैयारी कर दी है। मुझे आशंका है अभिसार, 24 से पहले हो सकता है कि वो राहुल गांधी को भी घेरने की कोशिश और राहुल गांधी के खिलाफ भी मुकदमेबाजी करने की, उनको चुनाव प्रचार में सिर्फ मोदी जी होने चाहिए, कोई और कहीं भी नहीं। मुझे लगता है ये करने की जरूरत क्या है कि चुनाव प्रचार में सिर्फ मोदी जी हो। न्यूज चैनल्स वैसे भी उन्हीं को दिखाते हैं यहां पर, प्रज्ञा। मगर मुद्दा यहां पर ये है, ये अपने आप में जिसे कहते हैं ना, एक अजीबोगरीब किस्म का डिस्टोपिया, एक अजीबोगरीब किस्म का कल्पना से भी विचित्र हो रहा है। ये लोग आम आदमी पार्टी को खत्म कर देना चाहते हैं, यानी कि इस धरती से वो नेस्तनाबूद हो जाए, नामो निशान खत्म हो जाए, कोई और पार्टी ना बचे, सिर्फ भाजपा बचे, उसके टॉप लीडर बचे, वो प्रचार करें और सारी जनता उनको वोट कर दे। जिन्होंने वोट कर दिया दूसरी पार्टी को, उनके लिए तो वो तैयार ही है। मीडिया भी कहेगा, उनके पार्टी लीडर भी कहेंगे कि ये एंटी नेशनल है, ये एंटी हिंदू हैं। अयोध्या के मंदिर का जिक्र किया भाषा ने, तो उस मंदिर के उद्घाटन के 2 दिन बाद ही खबर आ गई थी कि वहां भी करप्शन का एलिगेशन है, लैंड डील्स हो रही हैं, तरह तरह के लोग फायदे उठा रहे हैं उस डील का। ये भी देखिए, करप्शन सिर्फ
पैसे के लेन देन की बात नहीं है ना, करप्शन वहां भी है जहां हमने चंडीगढ़ के नहीं, चुनाव और हम में ये ना भूलें, सीएजी ने बाकायदा मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में करप्शन को फ्लैग ऑफ किया था। और फिर आपको याद होगा वो 3 अधिकारी जो इनको ट्रांसफर कर दिया गया, तो ट्रांसफर हो गए। तो मगर मैं ये देख रहा हूं यहां पर भाषा, ये वाकई जो मैं बार बार उस शब्द का इस्तेमाल करता हूं, एक किस्म की एक मतलब लोकतंत्र का जिसे मजाक कहते हैं ना, वो चल रहा है। एक तरफ आप भ्रष्टाचार के तहत पूरे विपक्ष को जेल में डाल दो, और दूसरी तरफ हमने चंडीगढ़ मेयर चुनाव का भी वो नजारा देखा, कैमरे के सामने करप्शन। हाँ, तो कहने का अर्थ ये क्या गजब का टूल किट है। अधिकारियों के तहत जो पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज हैं, आप जनादेश का अपमान करो, और फिर दूसरी तरफ विपक्ष के नेताओं को एक एक करके जेल में डालो। इस टूलकिट का क्या जवाब है ऐसे में विपक्ष के पास? देखिए, सीधी सी बात है कि इस समय इन्होंने पूरा का पूरा माहौल बना दिया है एक राजशाही का। मोदी जी राजा हैं, एक मोनार्क की तरह वो एक्ट कर रहे हैं, और उनकी पूरी टीम राजा की इच्छा को एग्जीक्यूट करने के लिए जो सही समझती है वह करती है। हेमंत सोरेन ने जो कहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिस तरह का वीडियो मैसेज उन्होंने अंत में जारी किया, और उन्होंने बताया कि बतौर आदिवासी होने के किस तरह से उन्हें प्रताड़ित किया गया। और आप देखिए जो पूरा प्रचार तंत्र है, चंडीगढ़ करप्शन नहीं है, हेमंत सोरेन करप्शन हो जाता है। कुछ एकड़ जमीन के हिसाब से वो इतना बड़ा केस बनता है। आपका गुजरात, जहां करोड़ों रुपए का नशे का सामान आता है, लेकिन हमें कहीं पता नहीं चलता कि वो कहां गया। और नरेंद्र तोमर के बेटे एक स्टिंग ऑपरेशन में करोड़ों की बात करते हुए दिखाई देते हैं, जो कि मोदी सरकार में मंत्री हैं। वीडियो है इस बात का, वीडियो, और वो बंदा खुद कह रहा है कि मैं यहां पे था, 3 कृष्णन मेनन रोड पर था, यानी वो सारे जो एविडेंस है। तो मैं वही कह रही हूं कि ये संगोल युग में सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के सामने जो लोग खड़े हैं, जो चैलेंज कर रहे हैं, वही निशाने पर आएंगे। बाकी सारे लोगों को, चंडीगढ़ को तो ये एक्सप्लेन कर भी नहीं सकते। लेकिन दुख है, बोलेगा कौन? इतना साफ साफ चंडीगढ़ में हुआ, लेकिन क्या कोर्ट ने संज्ञान लिया? 3 हफ्ते, वैसे मैं 8 टिकट, 8 खाली वोट्स हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा था कि आप जो है पूरा निगरानी में इस प्रक्रिया को करो, और निगरानी में यह प्रक्रिया होती है, और 8 वोटों को जो है रद्द कर दिया जाता है। मैं सवाल भ्रष्टाचार के मुद्दे की बात हम कर रहे हैं यहां पर प्रज्ञा, जो दोहरे मापदंड है। देखिए, आप भ्रष्ट पर कार्रवाई करें, यह मैं अपने दर्शकों को बार बार कहता हूं। अंधभक्त अक्सर आके हमारे कमेंट्स में कहते हैं कि भाई क्या भ्रष्टाचार पे कार्रवाई ना हो? बिल्कुल कार्रवाई हो, मगर क्या अजीत पवार को भूल गए, जिसके बारे में किसने कहा था चक्की पिसिंग एंड पिसिंग? आप भूल गए नारायण राणे को, छगन भुजबल को, आप भूल गए हेमंत बिस्व शर्मा को, जिन पर इतने तमाम आरोप थे। मुद्दा यहां पर दोहरे मापदंड का है, मुद्दा उस वॉशिंग मशीन का है जिसमें जो बैठ जाए वो साफ हो जाता है, मगर बाकी सब भ्रष्ट हैं। अब ये भी देखिए, 2 ही दिन पहले खबर आई कि महाराष्ट्र में जो फंड्स दिए जाते हैं लोकल एरिया डेवलपमेंट के लिए, उसमें भाजपा के और उसके साथियों को सारा पैसा मिल रहा है। 500 करोड़ मिला है, और जो ऑपोजिशन है उनको कुछ नहीं मिला, 0 करोड़ मिला। तो इसको हम किस कैटेगरी में डालेंगे? यही मुद्दा है जो लोगों के सामने जाना चाहिए, लोगों को खुद भी उठाना चाहिए कि भाई डेवलपमेंट का पैसा अगर नहीं जा रहा है तो फिर आप सबका विकास, सबका साथ कैसे कर रहे हैं? लेकिन देखिए, अभी सर मुझे लगता है कि जो प्रज्ञा इशारा कर रही हैं, वो हम सब जानते हैं कि भ्रष्टाचार कहां हो रहा है, इकोनॉमी कैसे बैठ रही है, बेरोजगार कितने भीषण स्थिति में है कि इजराइल में जाकर मरने को तैयार हैं, हजारों की तादाद में बैठते हैं। अगर डेवलपमेंट हो रहा होता रामराज वाला तो ये सब नहीं हो रहा होता। लेकिन दिक्कत है कि इस पे बात कौन करेगा? जो बात करने वाले विपक्षी नेता हैं उनको आप ईडी के चक्कर में घुमाए रहते हैं। मगर भाषा मैं नहीं आपने ईडी के अभी तमाम लोग, हम तमाम लोगों को और भी लगाम लगाने के लिए आप नया कानून लाते हैं, और पहले से ही हमारी आवाज बंद करने की कोशिश होती है। मगर आपने जिक्र किया एजेंसीज का, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट के सामने ईडी की ताकत को लेकर मामला आया था, उन्होंने उसमें दखल नहीं दिया, आप जानते हैं मामला निकल गया। अभिषेक मनु सिंघवी तमाम राजनीतिक दलों के नुमाइंदे बनकर गए थे कि भाई हमें जांच एजेंसी से बचाइए। क्या कहा था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने कि नहीं साहब, हम इस पर कोई ब्लैंकेट आदेश नहीं जारी कर सकते, आप इंडिविजुअल केसेस लेकर आइए। फिर इंडिविजुअल केस आया मनीष सिसोदिया का, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें साहब आपके पास जो सबूत है वो 1 दिन नहीं टिक पाएगा। लेकिन तब भी मनीष सिसोदिया को बाहर नहीं निकाला। मैं कह रही हूं, जहां पर न्यायपालिका को न्याय करना चाहिए, आप देखिए वहां ऑब्जर्वेशन देके चुप हो जाते हैं,
और इन तमाम मामलों में मैं कह रही हूं कि हेमंत सोरेन वाला मामले में भी जिस तरह से माहौल बनाया गया, जिस तरह से नीतीश के जाने के बाद लालू और तेजस्वी क्या अदालतें देख नहीं रही, लेकिन दिक्कत यह है इस तारीख में 2024 में कि जो संगोल युग है उसमें न्यायपालिकाएं भी हैं, वो तकरीबन इसी तरह का माहौल बना रही हैं कि जो राजा चाह रहा है हम उसको काउंटर नहीं और नहीं प्रज्ञा, मुझे ऐसा लगता है ये माहौल इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि भाजपा के पास दो चीजें हैं। एक तो 22 जनवरी के बाद उग्र हिंदुत्व के सहारे जो है वो आगे बढ़ रही है और फिर प्रचार तंत्र इन तमाम मुद्दों को सुविधावादी अंदाज से उठा रहा है। क्या आपको लगता है ये जो दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन है, उग्र हिंदुत्व और प्रचार तंत्र के जरिए विपक्ष पर लगातार हमला करना, ये जो दो का कॉम्बिनेशन है, ये इनके पास एक अचूक जो है जिसे कहते हैं हथियार है, एक कॉम्बिनेशन है? एक तरह से है, लेकिन बीजेपी ये करने के लिए क्या कर रही है? पहले वो करप्शन को एक इमोशनल मुद्दा बना रही है, एक मुद्दा ऐसा बना रही है जो ऑपोजिशन में ही समाहित है पूरी तरह से। लेकिन करप्शन एक इकोनॉमिक इश्यू है। सरकार के खुद के फाइनेंस मिनिस्ट्री के पेपर ये कहते हैं, वो सोल्यूशन भी देते हैं कि करप्शन से कैसे लड़ा जाए। करप्ट नेता, करप्ट इंसान होता है, ये सबको पता है, उनको सजा भी मिलनी चाहिए हमेशा, ये तो रहेगा ही। लेकिन करप्शन से कैसे लड़े, उस ढांचे से कैसे लड़े जिसमें करप्शन होते, क्या बीजेपी वो कर रही है? यही तो असली मुद्दा तो ये है। नहीं तो हर सरकार में कोई ना कोई करप्ट होगा, कोई ना कोई क्लीन होगा, किसी ना किसी को क्लीन चिट्ठी मिलती रहेगी। यहाँ तो प्रज्ञा जो करप्शन है वो एक पॉलिटिकल नोशन है कि वही सिर्फ और सिर्फ विपक्ष करप्ट है। और आप देखिए जैसे ही एक शख्स का नाम आता है, हेमंत सोरेन का सबसे लेटेस्ट एग्जाम्पल है, या आप लीजिए अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह, आप इन सारे लोगों के पक्ष में जो माहौल होना चाहिए था कि आप सवाल पूछते कि क्या एविडेंस है। मैं कह रही हूं मीडिया, क्योंकि यहां बहुत अहम मीडिया का रोल है। आप देखिए पिछले 3 दिन सारा मीडिया बस यही माहौल बना रहा है कि अरे अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। वो एक कैंपेनर बन गए हैं कि विपक्ष के नेताओं का अरेस्ट कब होगा। अरविंद केजरीवाल को सम्मान मिलता है और पूरे मीडिया में जो गोदी मीडिया है लगातार डिबेट सिर्फ इस बात पे होती है कि अरविंद केजरीवाल कितना भ्रष्ट व्यक्ति है। तो जो शख्स पूरी पॉलिटिक्स इसलिए की कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन, अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, अब आप देखिए उस व्यक्ति की जो पार्टी है उसके सबसे ज्यादा लोग करप्शन के चार्ज में अंदर हैं। यानी एक मैसेज उन्होंने दे दिया है कि हम ही सिर्फ ईमानदार हैं और बाकी सारे लोग भ्रष्ट हैं। और मुझे ऐसा लगता है यहां पर भाषा कि देखिए टिक वही व्यक्ति पाएगा जो विचारधारा पर ठोस हो, जो अपनी इस राजनीतिक लड़ाई पर अडिग हो। यही वजह है कि चाहे राहुल हो, चाहे तेजस्वी हो और काफी हद तक केजरीवाल, अब इनफैक्ट अब इसमें हमें हेमंत सोरेन को भी जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हेमंत सोरेन चाहते अगर वो डील कर लेते तो आज की तारीख में ईडी उनके चरण धो रही होती, वो भी पलटू राम हो जाते। बिल्कुल, मगर वो नहीं किया उन्होंने, और उन्होंने जाते जाते अपनी जगह किसी और को मुख्यमंत्री बना दिया। मेरे ख्याल से व्यक्ति वही टिक पाएगा जो एक विचारधारा पर कायम है, वरना तो कॉम्प्रोमाइज की स्थिति हमने देखी है कि महाराष्ट्र कैसे हुआ, उससे पहले गोवा कैसे हुआ। यानी एक बात बिल्कुल साफ है अभिसार कि आने वाले दिन बहुत चैलेंजिंग है विपक्ष के लिए, और विपक्ष को अपने को विचारधारा और इस स्टैंड पर रखना है कि किसी भी स्थिति में कॉम्प्रोमाइज ना करें, चाहे कीमत कुछ भी चुकानी पड़े। लालू यादव उसकी जीती जागती मिसाल हैं। बिल्कुल। चलिए अब हम रुक करना चाहेंगे अपने दूसरे मुद्दे का, और वो दूसरा मुद्दा यह है कि नीतीश कुमार ने 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, एक बार फिर पलट गए। मगर पलटने के बाद एक प्रतिक्रिया भी बिहार में हो रही है, उनकी आलोचना भी हो रही है, और समानांतर तौर पर तेजस्वी जो लगातार नौकरी के मुद्दे पर, सांप्रदायिक सौहार्द पर अपनी बात रख रहे थे, उनका भी कद बढ़ रहा है, खासतौर से जब जांच एजेंसीज ने उन पर भी निशाना साधा, उनके पिता पर निशाना साधा। इसका बिहार की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा, क्या इस मुद्दे का पंच, बताएंगी प्रज्ञा। अभिसार, आज के समय में सत्ता के लिए हर कोई कुछ भी करने को तैयार है। कोई भी किसी का हाथ ले लेता है अपने हाथों में, और फिर कुछ समय तक आगे बढ़ते हैं और फिर हाथ खींच लिया जाता है। ऑब्वियसली नीतीश कुमार इसका सबसे बड़ा, सबसे शानदार प्रतीक है, पर दूसरी पार्टियों को भी सोचना पड़ेगा कि वो अपने मुद्दों पे अटल रहें बिना कॉम्प्रोमाइज के। भाषा, क्या है इस मुद्दे का पंच? देखिए, मेरा मानना है कि यह संभवतः पलटू जी की आखिरी पलटी है। इसके बाद इतनी गुंजाइश बचेगी नहीं। 9वीं बार वैसे ही वो बन रहे हैं मुख्यमंत्री। पूरा का पूरा जो माहौल बना है बिहार की राजनीति में, क्योंकि
मोदी जी के लिए बिहार को फतह करना अपने बलबूते बहुत मुश्किल था और वो कोई कॉम्प्रोमाइज 2024 से पहले नहीं करना चाहते। उन्हें 400 प्लस सीटें चाहिए, लिहाजा सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन उनके लिए यही था। बिहार में विपक्ष और मजबूत होगा क्योंकि अब टक्कर बहुत सीधी होगी। क्या है अभिसार, इस पे आपका पंच? इस मुद्दे पर मेरा पंच यह है कि मैं इसे नीतीश कुमार के पतन के तौर पर देखता हूं और इसी के साथ बिहार के एक दिग्गज के तौर पर तेजस्वी यादव का उदय, मगर उनके सामने लोकसभा चुनाव में ब्रांड मोदी खड़े हैं। अगर ब्रांड मोदी को तेजस्वी पटखनी दे पाते हैं तो यह भी हो सकता है कि बिहार की सियासत में उनका दर्जा अपने पिता के आसपास भी आ सकता है, अगर हम राजनीतिक दिग्गज की बात करें। इस पूरे मुद्दे को अगर हम देखें भाषा, तो देखिए नीतीश की बात करें, आपको याद है उन्होंने विधानसभा में रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे जो बयान दिया था, याद है आपको? प्रधानमंत्री से लेकर स्मृति ईरानी से लेकर, और मैं नहीं भूला हूं भाजपा की जो विधायक है, महिला विधायक रो रही थी, हम सो नहीं पा रहे हैं, ठीक है, सम्राट चौधरी मुरेठा बांध लिया, मुरेठा मैं तभी उतारूंगा। वो भूल जाइए, सड़कों पर भाजपा के नेताओं को रज रज के पिटाई की थी, ठुकाई की थी। अरे यार, किस मुंह से जाकर आप जो आप उनको सिर पे फिर बिठा लिया आपने? देखिए, सत्ता के लिए सब कुछ संभव है और यहां मुझे लगता है कि बिहार की धरती ने मोदी जी को यह भी सबक सिखाया है कि आप सत्ता के लिए क्या कुछ करना चाहते हैं, वो सब कुछ बिहार में आपको करना पड़ रहा है। क्योंकि बिहार महाराष्ट्र नहीं बना, इन्होंने पूरी कोशिश की कि तोड़ लें, लेकिन यहाँ जो 45 है वो 45 रहे, उनके पास 70 प्लस है, आरजेडी के पास वो वहीं रहे, कांग्रेस के भी अपने पास रहे। लिहाजा उनके पास सबसे अच्छा औजार था कि आप पलटू राम जी को कहिए कि दोबारा पलटी मारिए और आप ही मुख्यमंत्री बनिए। अब मैं तो सोच रही थी कि डिप्टी सीएम वो बने हैं जो पगड़ी बांधे हुए हैं, है ना, और तो और देश के गृह मंत्री बता रहे थे कि दरवाजे बंद हैं। लेकिन यह राजनीति जो है मोदी जी की, जैसे ही वो किसी की बुराई करते हैं तो मुझे डर लग जाता है कि उसको शामिल करने वाले हैं। हमने सबने देखा कि उन्होंने क्या किया, अजीत पवार पे हमला कर रहे थे, खुद प्रधानमंत्री भाषण दे रहे हैं और आप देखिए कुछ ही दिन बाद उसको शामिल कर लिया। और ये मुझे लगता है इसलिए अच्छा रहा बिहार की राजनीति में क्योंकि 9 बार वो देख चुकी और अब वहां पर वापसी जो तेजस्वी की होनी चाहिए, विपक्षी पार्टियों की होनी चाहिए, भाकपा माले की जो होनी चाहिए, क्योंकि मगर आप सोचती हैं जो तेजस्वी ने जो कहा है कि नीतीश खत्म, जनता दल यूनाइटेड का ये आखिरी चुनाव है, क्या आपको लगता है हम उस ओर बढ़ रहे हैं या ये बहुत ज्यादा आशावादी रवैया है तेजस्वी का? मुझे लग रहा है क्योंकि बिहार चुनाव के लिहाज से बहुत फर्टाइल रहा है और अभी भी बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल स्टेट रहा है, उसमें तेजस्वी का यह आशावान होना बहुत पोटेंशियल है, इसकी जमीन है। सवाल यह है कि इस जमीन का इस्तेमाल कैसे करता है विपक्ष। और अब तो बिल्कुल मैदान साफ है क्योंकि अब नीतीश जी का कोई ग्लैमर नहीं है और 45 ही उनके पास सीटें रही हैं। ठीक है, उनका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ आज मैं इस मन से कहना चाहती हूं कि लोकसभा चुनाव तक है ताकि वो पुराना रिपीट हो सके 38 वाला। प्रज्ञा, क्या आपको लगता है कि इससे नीतीश के इस पतन के साथ ब्रांड तेजस्वी का उदय हुआ है? क्योंकि देखिए 2 चीजें हो रही हैं, एक तरफ ईडी का भी दबाव था, नीतीश का पलटना था, तो क्या ये ब्रांड तेजस्वी इतना मजबूत हुआ है कि वो प्रधानमंत्री का मुकाबला कर पाएगा? अभिसार, ये मेरे लिए अभी कहना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए क्योंकि सबसे जो जरूरी चीज जो अभी हुई है वो ये कि नीतीश कुमार अपने टर्म्स पे नहीं गए इस बार भाजपा के पास। याद रखिए, पिछली बार उन्होंने इसलिए वो गठबंधन तोड़ा था एनडीए के साथ कि उनको लगा था खतरा कि मेरी पार्टी कहीं टूट जाएगी, बीजेपी कुछ कर रही है। अब वो खुद अपनी मर्जी से गए हैं, तो अब उनका कोई अस्तित्व वैसा नहीं रहेगा अपनी ही पार्टी में जैसा वो चाहते हैं। चीफ मिनिस्टर भी भाषा सही कह रही है मेरे हिसाब से कि वो अब शायद लास्ट स्टैंड है उनका, जैसे चाहे वो जैसा भी हो। तेजस्वी यादव के लिए ये मुश्किल है क्योंकि मंडल और कमंडल का जो मिश्रण शुरू हो गया है, जो हिंदी बेल्ट में बहुत स्ट्रांग एक रूप लेके आ रहा है अभी, तो शायद उनको बहुत चैलेंजिंग एनवायरनमेंट फेस करना पड़ेगा। पर पॉलिटिक्स में कभी भी ऐसा नहीं होता कि इम्पॉसिबल सिचुएशन है, आप जैसे लड़ेंगे वैसे आपको उसको रिजल्ट भी मिलेगा। कभी भी ऐसा नहीं होता है किसी भी फील्ड में पॉलिटिक्स में कि आप मेहनत करें और आपको कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। मुश्किल तब आएगी अगर वो हताश होकर बैठ जाएं, जो हमें लग नहीं रहा उनके बयानों से कि वो हताश हैं। आप जानते हैं, एक मिनट दर्शकों को बता दूं कि 96 से नीतीश जी
और भाजपा के साथ साथ चल रहे हैं। खाली कुछ सालों के लिए 2013 में उन्होंने अपना साथ छोड़ा था जब मोदी जी का नाम आया था, फिर 2015 में वो वापस नहीं, चले मगर गए मैं थे। यहां पर जो मुद्दा उठा रहा था कि जो गए हैं, जिसका जिक्र प्रज्ञा ने किया था, मगर इस बार जो है ना एक अजीबोगरीब रहस्य है। बार बार दो लोगों का नाम आ रहा है, विजय चौधरी और अशोक चौधरी। जी। ये इनके मंत्री थे और भाजपा खुद अपनी तरफ से कहती रहती है कि नीतीश कुमार मानसिक तौर पर असंतुलित हो गए हैं, भूल जाते हैं, ये है क्या क्या नहीं कहा उनके बारे में। तो ये जो है ना मामला, ये सिर्फ नीतीश की अवसरवादिता नहीं है, पर्दे के पीछे ये दो लोग काम लगातार काम कर रहे थे, अशोक चौधरी, विजय चौधरी, जो सेतु का काम कर रहे थे भाजपा के लिए। लगातार नीतीश को समझा रहे थे कि भाई देखो, ये राम मंदिर के लहर में जो है हम बह जाएंगे, हमें 5 सीटें भी नहीं मिलेंगी। तो ये एक फैक्टर भी था पर्दे के पीछे जो लगातार काम कर रहा था। ये था कि उनके जो सांसद हैं, नीतीश जी के सांसद हैं, वो सांसदों का दिमाग में था कि हम अगर बीजेपी के साथ नहीं गए तो नहीं जीत पाएंगे। और हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए अभिसार कि सब कुछ होने के बावजूद उन्होंने हरिवंश बाबू से रिश्ता नहीं तोड़ा था। यानी खिड़की नीतीश जी हमेशा खुली छोड़ते हैं, क्योंकि वो जिस तरह से भाजपा के साथ गए, वो तो जदयू के ही टिकट पर गए थे। ये जो पूरी डील है, इस डील के पीछे की जो कहानी है, वो निश्चित तौर पे जब वो वापस आएंगे या उनको बीजेपी निकाल देगी तो बीजेपी ही बता सकती है कि डील क्या हुई, और तो किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन यह डील बहुत मजबूरी की है और इसमें सिर्फ और सिर्फ नीतीश जी ने यही कहा है कि मुख्यमंत्री, क्योंकि मुझे लगता है कि उनको मुख्यमंत्री पद से जो प्रेम है, उनको जैसे ही लगता है कि उनकी पार्टी पर हमला हो सकता है। पिछली बार तो भाजपा खाने को तैयार थी जब वो भाग के राबड़ी के पास गए थे। तो इस बार की जो डील है वो बहुत कॉम्प्रोमाइज्ड है, जिसमें नीतीश जी अपना पूरा ग्लैमर खो चुके हैं। और ये बात सही है, सिर्फ विपक्ष ही नहीं, उनके साथ जो लोग रहे वो भी बता रहे हैं कि लगातार उनकी बातचीत में असंयम है, कोई कोहेरेंस नहीं है। वो कभी कुछ बोलते हैं, कभी किस तरह से रिएक्ट करते हैं। याद कीजिए किस तरह से उन्होंने मांझी को विधानसभा में बिल्कुल गाली गलौज की भाषा में उनके ऊपर वो, और ये उनका अंदाजे बयान नहीं रहा है इससे पहले। प्रज्ञा, अब यहां पर सवाल ये पैदा होता है, क्योंकि हम बिहार चुनावों की बात कर रहे हैं, लोकसभा की बात कर रहे हैं। हमने देखा था कि पिछली बार जब विधानसभा चुनाव हुए थे, तेजस्वी तो लगभग जीत ही गए थे, वो मोर्चा ही जीत गया था। कम से कम 4 या 5 ऐसी सीटें थीं जहां पर स्थानीय अधिकारियों ने खेला किया था, वहां लगभग जीत गए थे तेजस्वी। इस बार उसके मुकाबले तेजस्वी का ब्रांड और बढ़ा है। आपने ये भी देखा था कि जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ था तो उन्होंने कहा था नहीं, मैं नीतीश को गाली नहीं दूंगा, वो हमारे लिए आदरणीय है। वो लगातार खुद को एक स्टेट्समैन के तौर पर साबित कर रहे हैं। तो एक तरफ तेजस्वी का की ये दस्तक है, दूसरी तरफ क्या आपको लगता है ब्रांड मोदी कमिंग टुगेदर विद नीतीश, ये अभी भी लोकसभा में एक विनिंग कॉम्बिनेशन है, या तेजस्वी से भेज सकते हैं राहुल गांधी की मौजूदगी के साथ? अभी सर फिर बहुत कहना मुश्किल है ये चीज, क्योंकि ब्रांड मोदी बार बार अपने आप को रिवाइव करके हमारे सामने खड़ा हो जाता है। लेकिन एक चीज है, और री इन्वेंट करता है। सबसे अच्छी बात यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कि वो खुद को लगातार री इन्वेंट करते हैं, जो विपक्ष नहीं दिखाई देता विपक्ष में। एक चक्कर इसमें यह भी है कि एक एक्सेस हो जाता है पॉलिटिक्स में, किसी भी चीज का एक्सेस, ब्रांड बिल्डिंग का भी एक एक्सेस अगर बिल्ड हो जाता है तो उसमें जनता की तरफ से रिएक्शन आ सकता है कि भाई आप अपनी मनमानी कर रहे हैं। ये ऑपोजिशन को एक पॉइंट के बाद कहना जरूरी भी नहीं होगा, लोगों के सामने प्रत्यक्ष होगा कि कभी आप करप्शन को इमोशनल इशू बना देते हैं जबकि वो इकोनॉमिक मुद्दा है, मंदिर को आप एक पॉलिटिकल इशू बना देते हैं जबकि वो रिलीजियस होना चाहिए। तो इस तरह से एक एक्सेस जब ज्यादा बात बढ़ जाती है तो उसका भी एक रिएक्शन हो सकता है। कहीं ना कहीं ऑपोजिशन को इस चीज पे बैंक करना पड़ेगा। और देखिए, मुझे लगता है कि इस बार, क्योंकि अगर हम वोट बैंक के हिसाब से देखें, नीतीश जी का जो वोट बैंक है वो ईबीसीबी है, कुर्मी के अलावा अति पिछड़ा। और पिछले 5-7 सालों में बीजेपी ने अति पिछड़े पे बहुत ग्राउंड वर्क किया है, यानी वो खिसकने की तैयारी में है, जाएगा वो बीजेपी के पास। लेकिन यहाँ जो तेजस्वी और बाकी विपक्ष के लिए ग्राउंड बहुत मजबूत है, जिसमें पिछले 17 महीनों में मैं उसमें कुछ इंसिडेंट्स की आई विटनेस रही हूँ, जहां पे उन्होंने रोजगार की बात की और उस रोजगार को देने के लिए उसका ब्रांड एम्बेसडर नीतीश नहीं बन पाए। पहली बार हुआ है कि नीतीश मुख्यमंत्री हैं, लेकिन जैसे ही तेजस्वी आए हैं, जहां नौकरियों की बारे में बात है, लोगों ने तेजस्वी जिंदाबाद के नारे लगाए और ये बहुत बेचैन करने वाला था नीतीश जी को भी।
और जिसको वो लगातार क्लेम कर रहे हैं कि पिछले 17 महीनों का जो काम है, आप याद रखिए जब नीतीश जी पलटी मारे हैं तब भी उन्होंने यही कहा कि 17 महीनों का काम है और बेरोजगारी को एक सेंट्रल फोकस में लाने में बहुत हद तक तेजस्वी कामयाब हुए और उन्होंने लोगों तक पत्र पहुंचाया, नौकरियां दिलवाई हैं। तो ये जो एक मुद्दा है और साथ ही मुद्दा मुझे लगता है कास्ट सेंसस का है। अगर इस पे ये लोग प्ले कर जाते हैं, क्योंकि बिहार में उस तरह का कम्युनल डिवाइड अभी तक, उत्तर प्रदेश नहीं है बिहार, लाख कोशिशों के बावजूद आपने कोशिश की दंगा फसाद फैलाने की, लेकिन उस तरह की नफरत नहीं है और उस तरह का वेजिटेरियनिज्म भी नहीं है कि आप सबको शाकाहारी बना देंगे। तो बीजेपी के लिए मुश्किल है। उसके पास डोमिनेंट कास्ट है, ठाकुर है, ब्राह्मण है, लेकिन बाकी जो तबका है वहां पर अभी भी तेजस्वी और बाकी विपक्ष की पकड़ मजबूत है और यही चैलेंज उनको 2024 में है। ठीक है, अब हम रुक करना चाहेंगे आज के तीसरे मुद्दे का, वो है इंडिया गठबंधन। हर हफ्ते खबर आ रही है कि ऑल इज नॉट वेल इंडिया गठबंधन में। ममता बनर्जी के साथ तनाव लगातार बढ़ रहा है। अब राहुल गांधी पश्चिम बंगाल में प्रवेश करते हैं अपनी न्याय यात्रा के जरिए, उनके कार का शीशा टूटता है, अधीर रंजन चौधरी उसे लॉ एंड ऑर्डर के साथ जोड़ देते हैं, जबकि वो बहुत ही सामान्य घटना थी। अखिलेश यादव ने 11 सीटें दे दी। अब कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि नहीं साहब, हम तो अभी तैयार नहीं हैं। तो ये हो क्या रहा है इंडिया गठबंधन में? क्या है इस मुद्दे का पंच, बताएंगे प्रज्ञा। अब सर, इंडिया गठबंधन था ही कब, ये सवाल मन में एकदम से आता है। इंडिया गठबंधन में कितना इंडिया बचेगा? राहुल गांधी की ये न्याय यात्रा खत्म होते होते ये भी अब एक सवाल पैदा हो ही रहा है। भाषा, क्या है इस मुद्दे का पंच? देखिए अभी सर, मेरा मानना है कि जिस तरह से विपक्षी पार्टियों को करो या मरो के मोड में उतरना था और अपनी तमाम महत्वाकांक्षाओं को किनारे रख के हाथ मिला के लोकतंत्र को बचाने के लिए आना था, वो परिघटना हो नहीं रही है। और दिक्कत यह है कि आपस का जो सरपुटव्वल है वो इतना तगड़ा है कि वो बीजेपी को हर कदम पर फायदा पहुंचा रहा है। और अगर इंडिया गठबंधन नॉर्थ में नहीं एक्ट करता, इससे बड़ी ट्रेजेडी कुछ और हो नहीं सकती, क्योंकि बचेगा कोई भी नहीं। अभी सर, क्या है इस पे आपका पंच? इस मुद्दे पर मेरा पंच यह है कि यह कहीं ना कहीं कांग्रेस का अहंकार है और कांग्रेस को लगता है कि वो न जाने किस युग में जी रही है। अगर अखिलेश ने आपको 11 सीटें दी हैं, वो इसलिए दी हैं क्योंकि आपकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी, कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही थी। सबसे बड़ी बात, अब भी पार्टी के छुट भैया नेता इसको बिगाड़ने में लगे हुए हैं, जबकि आप जानते हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस का एक विधायक नहीं है और लोकसभा में सिर्फ एक सांसद है, वो भी बड़ी मुश्किल से। भाषा, ये बहुत ही अजीबोगरीब बात है यहां कि अखिलेश यादव जो हैं वो 11 सीटें देते हैं। अब इसको लेकर दो तरह की बातें हो रही हैं। पहली बात, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई जब कांग्रेस से बात ही नहीं हुई सलीके से तो आपने 11 सीटें क्यों दे दी। मगर असल बात यह है कि समाजवादी पार्टी का खेमे का यह भी कहना है कि कांग्रेस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया ही नहीं है, कोई संवाद ही नहीं है और अब भी वो नेता बोल रहे हैं जो हालात को और बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए अभी सर, मेरा मानना है कि अखिलेश ने भी अपना दांव चला 11 सीट देके और उन्होंने कोशिश की कि वो एक अपर हैंड में आ जाएं और उसके साथ साथ उन्होंने भाई उनको भी अपने चुनाव जीतने हैं, उन्होंने अपने कैंडिडेट्स भी अनाउंस कर दिए। सबसे पहली पार्टी बने अपने कैंडिडेट्स अनाउंस करने की। मैं यहाँ दूसरी बात कहना चाहती हूँ, मैं यहाँ सिर्फ कांग्रेस का अहंकार या अखिलेश का दांव ये नहीं, मुझे जो दिक्कत दिखाई दे रही है कि चाहे अखिलेश हो चाहे ममता हो, उनके अंदर वो पॉलिटिकल मैच्योरिटी नहीं है ये दिखाने की कि हमें इंडिया अलायंस को जिंदा रखना है और यूनाइटेड दिखाना है। आपको एक दिखाना है कि आप सब साथ हैं, क्योंकि अगर आप साथ नहीं हैं तो ना ममता बनर्जी बचेंगी और ना अखिलेश बाबू बचेंगे। ये अभी तक ये मैच्योरिटी, पॉलिटिकल मैच्योरिटी इन दोनों नेताओं में बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही। उनको बस लग रहा है किसी भी तरह से उनका प्रथम शत्रु कांग्रेस है, कि कांग्रेस को नीचे करना है, कांग्रेस का अहंकार तोड़ना है। तो मैं इन दोनों नेताओं से, इंक्लूडिंग कांग्रेस से, कहना चाहूंगी कि अब कम से कम आप लोग आपस में ही जो लड़ रहे हैं एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, और ममता बनर्जी को भी थोड़ी मैच्योरिटी दिखानी चाहिए। वो एक कोई आज की उभरती हुई एंग्री वुमेन नहीं है, आप मुख्यमंत्री हैं ममता जी। थोड़ा आपको ये सोचना चाहिए कि आप जब कांग्रेस के बारे में बात कर रही हैं तो कैसे बात करेंगी। पूरी दुनिया को पता है कि भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, न्याय यात्रा चल रही है, उसमें आप कंट्रीब्यूट करें ना करें, लेकिन विरोध में एक माहौल देके आप बीजेपी को ही
मुझे लगता है ये सारी जो घटनाएं होती हैं अभिसार, ये बीजेपी को और ज्यादा हथियार देने वाली बिल्कुल, होती जो हैं। कहते हैं ना, उसका जो विजुअल इंपैक्ट है, और खासकर प्रचार तंत्र के जरिए जब आप जनता तक ये कहते हैं, देखिए ये तो भानुमति का कुनबा है, यहां पर देखिए सिर्फ उटव्वल चल रही है, मारपीट चल रही है, तो एक तरफ जैसा कि भाषा कह रही हैं कि जो क्षेत्रीय नेताओं का अपरिपक्व रवैया, मगर दूसरी तरफ आपने देखा है कांग्रेस की, जो मैं बात कर रहा हूं, मैंने क्यों अहंकार शब्द का इस्तेमाल किया, कि हर राज्य में कोई ना कोई ऐसा नेता है जो अपने क्षेत्रीय दल को गाली दे रहा है, चाहे अधीर रंजन चौधरी हो, चाहे वह नाना पटोले हो, चाहे हर राज्य में आप देखिए वही हो रहा है। आपको याद होगा अजय कुमार लल्लू को ये आरोप आया था कि भाई इनकी पार्टी ने ही इनको हरा दिया। अब वो ये नहीं कह रहे हम कि ऐसा हुआ, लेकिन अब तो हम आगे जाके ये भी देखेंगे कि सारी पार्टी, सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, इनमें आपस में भी लड़ाइयाँ होंगी, आपस में झगड़े, क्योंकि ये हमारी भारत की पॉलिटिक्स का एक नेचर भी है, एक हमेशा रहा है, झगड़ा, लड़ाई, विवाद, फसाद। लेकिन आज की जो समस्या है वो ये है कि एक बहुत पावरफुल पार्टी भाजपा के रूप में आ गई है, उसके एलाइज भी हैं कहीं कहीं पे जो काफ़ी मजबूत हो जाते हैं, एक दूसरे को मजबूत करते हैं। तो इस तरह के एनवायरनमेंट में जैसा रिएक्शन आना चाहिए, क्या ऑपोजिशन सारी पार्टीज ऐसे रिएक्ट कर रही है, तो शायद नहीं। इसीलिए मैंने कहा कि था ही कहाँ इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन तो तब बनता जब किसी सीट शेयरिंग के मुद्दे पे उनकी डिस्कशन होती, ये नहीं कि सीट शेयरिंग हो जाती पर डिस्कशन ही नहीं हो पाया। सीट शेयरिंग तो चलिए बहुत बाद में आती है, वैचारिक स्तर पर आप क्या साझा मंच पर हैं, क्या है विचार, क्या नीति है, आप क्या विकल्प पेश करना चाह रहे हैं, ये तमाम मुद्दे जिनका जवाब ये गठबंधन अभी भी नहीं दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रज्ञा और भाषा आपका। इंडिया की बात में बस इतना ही। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।